हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं इजेक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ बैरोमेट्रिक लेग। बैरोमेट्रिक लेग क्या है, उसकी हाइट कैसे हम निकालते हैं, प्लस बैरोमेट्रिक लेग हमेशा पानी में डूबी क्यों होनी चाहिए, प्लस बैरोमेट्रिक लेग जो है उसका जो है स्लोप जो है 45 डिग्री पे ही क्यों होता है। ऐसे स्लोप जो है इसका जो ये है स्लोप, ये हमेशा 45 एंगल पे क्यों होता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे दोस्तों बैरोमेट्रिक लेग क्या होती है। उससे पहले मैं एक डायग्राम बनाया हूँ, इस पे आप देख लीजिए कि ये हमारा जो है वेसल है। अगर आप यूरिया प्लांट से हो तो आप जानते हो कि MV6 और MV7 जो हैं, जो वैक्यूम सेपरेटर जो हैं, फर्स्ट स्टेज वैक्यूम सेपरेटर MV6 और सेकेंड स्टेज वैक्यूम सेपरेटर को MV7 कहते हैं। तो MV6 में जो प्रेशर होता है 0.3 एटा होता है और MV7 में जो प्रेशर होता है 0.03 एटा होता है। 0.3 एटा और 0.03 एटा होता है। तो इसमें हम अमोनिया, यूरिया और पानी और CO2 ये चारों कंपोजिशन है, उसको यहाँ लाते हैं। और यहाँ पे बेसिकली हमारा जो काम है कि गैस को सेपरेट करना, लिक्विड को सेपरेट करना। तो यहाँ पे जब इसमें हम फीड करते हैं दोस्तों, इसमें फीड करते हैं तो यूरिया जो है नीचे आ जाती है और यूरिया के साथ कुछ वाटर भी, हमारा लगभग 5% पानी भी यूरिया के साथ जो मिला होता है वो यहाँ पे आ जाता है, होल्डर में आ जाता है। लेकिन जो CO2 है, जो गैस है, CO2 एक गैस है, अमोनिया एक गैस है। तो अमोनिया, CO2 और कुछ मात्रा में पानी भी वो वेपर बन के उस यहाँ पे जैसे हमने ये इसमें हम फिट किए तो लिक्विड तो नीचे बैठ गया, लेकिन जो है अमोनिया गैस और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गए, ये वेपर के फेज में ये आ गए सरफेस कंडेंसर में। सरफेस कंडेंसर में हम क्या किए, इनको और इन गैसों को CO2 और अमोनिया प्लस वाटर को कंडेंस कराया और कंडेंस करा के उसे रिसीवर में डाल दिया। सरफेस कंडेंसर क्या होता है दोस्तों? सरफेस कंडेंसर वो कंडेंसर जिसकी अगर सरफेस पे कंडेंसेशन प्रोसेस हो उसे हम सरफेस कंडेंसर कहते हैं। जैसे यहाँ के ये ट्यूब है, यहाँ पे जो कंडेंसेशन होगा वो ट्यूब के सरफेस पे होगा, ऊपरी सरफेस पे इसका कंडेंसेशन होगा, ट्यूब के ऊपरी सरफेस पे कंडेंसेशन होगा, इसलिए इसे सरफेस कंडेंसर कहा गया है। बाकी क्या होता है उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में। तो यहाँ पे सरफेस कंडेंसर से हम अमोनिया को, CO2 को और पानी को क्या किए, कंडेंस कर लिए और कंडेंस करके ये रिसीवर है, रिसीवर में हमने डाल दिए। अब जो है इतना तो ये सिंपल है। अब क्या होता है कि इसमें जो है अनकंडेंस भी होंगी। ये तो पूरा है नहीं कि पूरी पूरी अमोनिया या पूरी पूरी CO2 कंडेंस हो जाए। तो जो अनकंडेंस CO2 और अमोनिया है उसको यहाँ पे जो है लिक्विड तो तुरंत नीचे आ जाएगा, लेकिन वेपर जो है यहाँ पे इकट्ठा रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसी वेपर को, जो वेपर जो है हमारी एक तरह से CO2 है या अमोनिया है जो कंडेंस नहीं हो पाए, तो उस वेपर को हम क्या करते हैं, यहाँ से एक पाइपलाइन लगा के खींच लेते हैं और इजेक्टर में इसे एज ए प्रोसेस फ्लूइड दे देते हैं और इजेक्टर में दूसरे साइड से हम मोटिव फ्लूइड लेकर आते हैं। जैसे स्टीम है, ये इजेक्टर स्टीम जो है मोटिव फ्लूइड है और ये जो है वेपर जो है प्रोसेस फ्लूइड है। वेपर कौन से, CO2 की या अमोनिया गैस की। तो स्टीम क्या करेगी, अपने साथ लेके इस वेपर को, CO2 और अमोनिया गैस को तो अपने साथ लेके तुरंत इस कंडेंसर में आ जाएगी। यहाँ भी हम इसको कंडेंस कर लेंगे CO2 और अमोनिया को, और वो लिक्विड फेज में हम यहाँ पे इसे डाल देंगे। बाकी जो अनकंडेंस है उसे हम ले जाएंगे यहाँ पे वाश टावर में। ये एक तरह से वाश टावर है, ऊपर से हम पानी गिराएंगे और ये नीचे से वेपर जाएगी। तो अमोनिया जानते हो पानी में हाईली सोल्यूबल है, तो अमोनिया यहाँ पे क्या हो जाएगी, पानी में डिजोल्व हो जाएगी। जो यहाँ भी कंडेंस नहीं हुई, यहाँ भी कंडेंस नहीं हुई, उसे यहाँ पे पानी में डिजोल्व करके फिर रिकवरी पिट में भेज देंगे। बाकी जो है CO2 हुआ या कोई इनर्ट्स हैं तो वो जो है कंडेंस नहीं हुई तो वो वेंट कर देंगे। तो ये है यहाँ का प्रोसेस।
कि सबसे पहले हमारी जो गैस है आई सरफेस कंडेंसर में कंडेंस होकर लिक्विड नीचे बैठ गया, बाकी जो वेपर नहीं कंडेंस हुई उसे हम इजेक्टर के थ्रू खींचे और इजेक्टर के थ्रू खींचकर उसे स्टीम के साथ ले गए दूसरे कंडेंसर में फिर उसे कंडेंस करके यहाँ पे अपने रिसीवर में डाल दिए। बाकी जो बची उसे ले जाके वॉश टावर में ले जाके वॉश करके वाटर से अमोनिया को वाटर में डिजोल्व करके रिकवर कर लिए और जो वेंट है, जो वेंट के थ्रू बाकी जो अदर गैस है उसे वेंट के थ्रू बहा दिए, मतलब ब्लो ऑन कर दिए। जैसे CO2 नहीं होगी या कोई इनर्ट्स नाइट्रोजन या क्रिप्टॉन वगैरह है तो वो कंडेंस नहीं होगी, तो उसे इनर्ट के रूप में बाहर निकाल दिए। इतना तो समझ में आ गया ये डायग्राम आपको। अब समझते हैं कि बैरोमेट्रिक लेग क्या होती है, बैरोमेट्रिक लेग क्या होती है और क्यों जरूरत होती है इसकी। दोस्तों बैरोमेट्रिक लेग किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि बैरोमेट्रिक लेग क्या होती है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि द पाइपिंग बिटवीन रिसीवर एंड कंडेंसर इज कॉल्ड बैरोमेट्रिक लेग। द पाइपिंग मतलब पाइप, जो पाइप है कहाँ पे दोस्तों, द पाइपिंग बिटवीन रिसीवर, यहाँ तक ये रिसीवर है, ये रिसीवर है, ये रिसीवर है, तो यहाँ पे जो है यहाँ ये वाली पाइप यहाँ से यहाँ तक प्लस कंडेंसर यहाँ से ये वाली पाइप लाइन, ये पाइप ये जो है ये रिसीवर और ये कंडेंसर। द पाइपिंग बिटवीन रिसीवर एंड कंडेंसर इसका बैरोमेट्रिक लेग। इसी जो है पाइप को जो रिसीवर और कंडेंसर के बीच में जो पाइप लगी है जिसे कंडेंसर नीचे गिर रहा है उसी पाइप को हम कहते हैं बैरोमेट्रिक लेग। यहाँ पे दोस्तों ये हमारा कंडेंसर है और ये जो है ये हमारी पाइप है। तो ये जो पाइप तथा ये जो रिसीवर और कंडेंसर के बीच में जो पाइपिंग है, जो पाइप लगी है उसे ही हम कहेंगे बैरोमेट्रिक लेग। तो बैरोमेट्रिक लेग समझ में आ गया आपको कि द पाइपिंग बिटवीन रिसीवर एंड कंडेंसर और रिसीवर के बीच में जो पाइपिंग है उसे हम कहते हैं बैरोमेट्रिक लेग। अब दोस्तों बैरोमेट्रिक लेग तो हो गया, अब हम देखते हैं कि बैरोमेट्रिक लेग की हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि बैरोमेट्रिक लेग कितनी हाइट पे होनी चाहिए, ये कैसे हम तय करते हैं। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो है अगर पंप का 1 kg प्रेशर है तो वो 10 मीटर हाइट तक पानी को भेज सकता है। 1 kg के प्रेशर से वो 10 मीटर हाइट तक जो है पानी को भेज सकता है। अगर उसका पॉजिटिव प्रेशर 1 kg है तो वो 10 मीटर हाइट तक पानी को भेज सकता है। अब इसका उल्टा एक करते हैं कि अगर वही निगेटिव में 1 kg प्रेशर है, यानी कि 760 mmHg को 1 kg के बराबर हम मान के चलते हैं, तो यदि हमारे पास फुल वैक्यूम हो यानी कि 760 mmHg वैक्यूम है तो वो क्या करेगा कि 1 मीटर हाइट तक वो तो पानी भेज रहा है जब 1 kg पॉजिटिव हो, तो अगर हम 1 kg कम निगेटिव प्रेशर बनाएंगे तो वो 10 मीटर हाइट तक पानी को क्या कर सकता है, सक कर सकता है। बस ये याद रखो, कैलकुलेट आप कर लोगे किसी भी इजेक्टर के जो है बैरोमेट्रिक लेग आप अपने आप कैलकुलेट कर लोगे। बस ये ध्यान रखो कि 1 kg के प्रेशर से, पॉजिटिव प्रेशर से हम 10 मीटर हाइट तक पानी को भेजते हैं और 1 kg का अगर हमारे पास निगेटिव प्रेशर बनता है यानी 760 mmHg निगेटिव प्रेशर हम बना दें तो 10 मीटर तक वो सक कर सकता है, मतलब खींच सकता है। एक तो भेज रहा है और एक जो है सक कर रहा है यानी कि खींच देगा। तो अगर यहाँ पे हमारा इस सिस्टम में हमारा जो है 0.3 एटा वैक्यूम है, 0.3 एटा अगर वैक्यूम है तो 0.3 एटा को सबसे पहले अगर हम kg/cm² में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.7 kg/cm² होगा। 0.3 एटा जो है एब्सोल्यूट प्रेशर है, इसको अगर kg/cm² में आप लाना चाहोगे तो ये आएगा 0.7 kg/cm², इतना होगा। और कैसे होगा उसके लिए ऑलरेडी वीडियो में बना रखा हूँ, उसमें आप जाके मेरी सारी वीडियो में जब सर्च करोगे तो हाउ टू कन्वर्ट एटा इंटू kg/cm² मैं पहले ही वीडियो बना रखा हूँ। इस वीडियो में बस ये बताऊंगा कि 0.3 एटा को 0.3 एटा बराबर हमारा होता है 0.7 kg/cm²। तो ये हो गया 0.7 kg/cm²। अब देखो सर
कि जो 0.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, अब वो कितने हाइट तक पानी को खींच सकता है, क्योंकि ये वैक्यूम में पॉइंट का मतलब कि निगेटिव प्रेशर है ना, ये यहाँ पे निगेटिव प्रेशर है। निगेटिव प्रेशर कितना है? 0.7 है। तो 0.7 कितने हाइट तक पानी को खींच सकता है? 7 मीटर। क्योंकि अगर 0.8 होता तो वो कितना खींचता? 8 मीटर। अगर 0.9 होता तो वो कितना ऊपर तक खींचता? 9 मीटर। और अगर 1 kg होता तो वो 10 मीटर हाइट तक खींच लेता, अगर वैक्यूम में चल रहे हैं तो यहाँ पे 0.7 kg है। 0.7 kg का मतलब कि वो 7 मीटर हाइट तक पानी को खींच लेगा। अब देखो, अगर मैं कंडेंसर की हाइट जो है 5 मीटर पे ही लगा दूं और रिसीवर से कंडेंसर की हाइट अगर हम 5 मीटर रखें, तो वहां पे हमारा कंडेंसेट ड्रेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप यहाँ पे सपोज करो कि ये तो हाइट हमारी 7 मीटर है, ये तो हाइट हमारी 7 मीटर से प्लस है, 7 मीटर प्लस है। ये जो मैंने डिस्टेंस बनाई है, इस लेग की, बैरोमेट्रिक लेग की जो डिस्टेंस है कंडेंसर और रिसीवर की, ये 7 मीटर प्लस है। अब सपोज करो कि ये 7 मीटर प्लस नहीं होती, अगर 5 मीटर होती, तो 5 मीटर अगर हम रखते बैरोमेट्रिक लेग की हाइट, तो वो कंडेंसेट नीचे गिरता ही नहीं। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि वो गिरने के बजाय ये तुरंत वैक्यूम इतना है तो वो तुरंत सक कर लेता, लिक्विड को उल्टा वो सक कर लेगा, नीचे गिरने देगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर 0.3 एटा है तो उसमें अगर हमारा 0.7 kg हमारा निगेटिव प्रेशर है, तो वहाँ पे हम हाइट जो रखेंगे बैरोमेट्रिक लेग की, वो जो है 7 मीटर से ज़्यादा रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि अगर 0.7 यानी कि 7 मीटर ही अगर रखोगे तो वो जो है कंडेंसेट यहाँ से गिरने के बजाय ये उल्टा इसी टैंक से वो लिक्विड को खींच लेगा। तो इसलिए आप अगर 7 से ज़्यादा रखोगे तो उस पर वैक्यूम का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, वहाँ तक वो सक करेगा ही नहीं, और यहाँ से इजीली हमारा कंडेंसेट ड्रेन होके इसमें रिसीवर में आ जाएगा। अगर आप जो है ये तो हमारा हो गया ज़्यादा रखने पे तो कंडेंसेट हमारा ड्रेन आ जाएगा। लेकिन अगर कम रखोगे, जैसे 2 ही मीटर रिसीवर यहाँ पे है, उसके 2 मीटर हाइट पे कंडेंसर लगा दो, तो कंडेंसेट बिल्कुल ड्रेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे जो है वो कंडेंसेट ड्रेन होने के बजाय वहाँ पे और कंडेंसेट सक कर लेगा, क्योंकि इधर जो है हमारा 0.7 kg का निगेटिव प्रेशर है तो वो तुरंत सक कर लेगा। इसलिए हम यहाँ पे बैरोमेट्रिक की हाइट जो है 7 मीटर से ज़्यादा रखेंगे, प्लस रखेंगे, थोड़ा प्लस रखेंगे, ताकि इसका कोई इम्पैक्ट वैक्यूम का न हो। अब देखते हैं सेकेंड स्टेज वैक्यूम में। दोस्तों, सेकेंड स्टेज वैक्यूम का जो प्रेशर है वो होता है 0.03 एटा। अगर 0.03 एटा को अगर आप केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 0.97 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 0.97 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये नेगेटिव प्रेशर है, ये कितने हाइट तक पानी को खींचेगा? ये खींचेगा 9.7 मीटर। ये कितने तक खींचेगा दोस्तों? 9 मीटर और 70 सेंटीमीटर तक पानी को खींचेगा, यानी कि यहाँ तक वो पानी को खींचेगा। तो अब जो सेकेंड स्टेज का वैक्यूम है, वहां पे जो है बैरोमेट्रिक लेग की हाइट आप कितना रखोगे? 9.7 मीटर से ज्यादा रखोगे। क्यों रखोगे ज्यादा? अगर 9.7 से कम रखोगे, जैसे 8 ही रख दिए या 6 रख दिए, तो वहां पे जो है वैक्यूम हाई है, सेकेंड स्टेज का वैक्यूम हाई है, तो वहां पे कंडेंसेट जो है ड्रेन होने की वजह से वो तुरंत जो है सक हो जाएगा, मतलब खींच लेगा, वहां पे पानी पूरा भर जाएगा, कंडेंसेट ड्रेन नहीं होगा। लेकिन अगर जब 9.7 से ज़्यादा रखोगे तो वहाँ पे वैक्यूम का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वहाँ तक वो सक ही नहीं करेगा, वहाँ पे कंडेंसेट गिरेगा और वो तुरंत जो है कंडेंसेट को ही बस सक करेगा, वहाँ तक उसमें यहाँ पे जो है इजीली कंडेंसेशन होता रहेगा। किसमें दोस्तों? सेकेंड स्टेज में। तो ये हो गया हाइट की। हाइट की कैलकुलेशन मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझाया। वैसे मैं इसको कैलकुलेट करके 9.7 मीटर भी ला सकता हूँ, या यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में जो है 0.7 जो 7 मीटर भी कैलकुलेट करके ला सकता हूँ, लेकिन वो बहुत लेंदी है। अगर आप कमेंट करके बताओगे कि मुझे न्यूमेरिकल विधि से लाओ तो भी मैं बता दूंगा। मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ,
लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे इजीली ये है कि 1 केजी से 10 मीटर हाइट तक भेजें तो 1 केजी वैक्यूम नेगेटिव वैक्यूम से 10 मीटर तक खींचें, तो उसी से जिस वेसल में जितना वैक्यूम है उतना ही जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम जो है बैरोमेट्रिक लेग की हाइट रखें। अगर कोई सिस्टम में अगर वैक्यूम आपका 0.5 केजी है, अगर कोई सिस्टम है जिसमें जो वैक्यूम है 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है वैक्यूम में है, तो वहाँ पे बैरोमेट्रिक लेग की हाइट कितनी होगी, कितना रखोगे? तो 0.5 से जानते हो कि 0.5 से हम पंप 0.5 जो है 5 मीटर हाइट तक जो है खींच सकता है। नेगेटिव प्रेशर है ना 0.5, तो 5 मीटर तक पानी को खींच सकता है। तो इसलिए बैरोमेट्रिक लेग जो रखोगे आप उसे 5 मीटर से ज़्यादा रखोगे, यानी कि 5.5 रख सकते हो, 6 रख सकते हो या 5.3 रख सकते हो, इतना मीटर रखोगे ताकि उसका वैक्यूम का प्रभाव वहाँ तक ना आए और कंडेंसेट जैसे ही आएगा वहाँ वो तुरंत नीचे ड्रेन हो जाएगा। ये हो गया। ऐसे आप समझ लेना, अगर ना समझ में आए तो फिर से बोलना, मैं बता दूंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये बैरोमेट्रिक लेग हो गई। क्या होती है बैरोमेट्रिक लेग की हाइट कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी मैंने बता दिया। अब हम ये समझते हैं कि जो बैरोमेट्रिक लेग होती है वो हमेशा जो है 45 एंगल पे झुकी हुई क्यों होती है, ये जो है सीधे क्यों नहीं आती, वो 45 एंगल से मुड़ के तब रिसीवर में जाती है, ऐसा क्या होता है? तो ये भी बहुत सिंपल है दोस्तों। इसे समझने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने 10th में 11th में जो मैथ में है वो तो पढ़े होंगे कि अगर हम किसी चीज़ का स्लोप निकालते हैं y बराबर mx प्लस सी, इसी से तो स्लोप निकालते हैं दोस्तों। ये अब मैं बता रहा हूँ कि बैरोमेट्रिक लेग की जो है शेप है वो 45 एंगल पे मुड़ी क्यों होती है, ये आंसर मैं दे रहा हूँ। तो जब हम स्लोप निकालते हैं किसी भी चीज़ का तो y बराबर mx प्लस सी से निकालते हैं, जहाँ पे हमारा mx जो है mx बराबर हमारा होता है tan थीटा। अब दोस्तों tan थीटा की वैल्यू देखते हैं, tan थीटा की वैल्यू देखते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू 0 पे, 30 पे, 60 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे देखते हैं। तो इस पे तो इनफाइनाइट होती है, इसका कड़ी में 3 होता है, 1 कड़ी में 3, 45 का होता है 1 और इसका होता है ओनली कड़ी में 3। इसमें देख लेना एक बार और कि जो 0 पे तो 0 होता है, लेकिन 30 पे 1 कड़ी में 3 होता है, 45 पे ओनली 1 होता है, 60 पे कड़ी में 3 होता है और 90 पे इनफाइनाइट होता है। एक बार और इनसे इंश्योर कर लेना। तो यहाँ पे अगर आप स्लोप देखोगे तो सबसे अच्छा स्लोप किस पे मिल रहा है, हमारा 45 डिग्री पे मिल रहा है। सबसे अच्छा जो स्लोप है जो tan थीटा का, tan थीटा स्लोप निकालने के लिए tan थीटा यूज करते हैं y बराबर mx प्लस सी से। तो tan थीटा की वैल्यू जो है 45 डिग्री पे सबसे ज़्यादा है, एक सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एक कड़ी में 3 है, इसकी वैल्यू बहुत निगेटिव में आएगी, कड़ी में 3 इसकी भी निगेटिव में आएगी, 0 इनफाइनाइट इसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे अच्छा जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू स्लोप की किस पे मिली, 1 पे, या 1 कहाँ पे, 45 एंगल पे। तो इसलिए हम इसकी जो है एंगल जो है 45 डिग्री रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बैरोमेट्रिक लेग का, कि हमारा जो बैरोमेट्रिक लेग है वो हमेशा पानी में डूबी होनी चाहिए, ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसका एकदम सिंपल सवाल आंसर है कि अगर ये डूबी हुई ना हो, सपोज करो कि लेवल आपका यहाँ तक है, पूरा पानी यहाँ तक है और इसे डूबी हुई ना हो, इसे यहीं से उठा ली आप बैरोमेट्रिक लेग को, तो यहाँ की जो वेपर है वो इस लाइन में भरेंगी और बढ़ती जाएंगी इस कंडेंसर में, और यहाँ का वैक्यूम तुरंत क्या कर देंगी, ब्रेक कर देंगी। या इसमें देखो, अगर इसको ऐसे न करके डायरेक्ट यहीं से उठा के लेकर चले जाते, यहीं से उठा के लेकर चले जाते, नीचे नहीं रखते, तो इस सिस्टम में जितना भी वेपर हैं गैस है, वो इसमें भरना शुरू करेंगी और डायरेक्ट ये तुरंत वैक्यूम को ब्रेक कर देंगी और ये पूरा सिस्टम हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो ये है इसमें, हमने इसमें क्या क्या कवर किया कि बैरोमेट्रिक लेग क्या है, बैरोमेट्रिक लेग की हाइट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं,
45 एंगल हिक्यू स्लोप दिया होता है, और जो बैरोमेट्रिक लेग हमेशा पानी में डूबी क्यों होती है। ये चारों चीज़ हमने इसमें कवर कर दिया। नेक्स्ट जो है इजेक्टर के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।